सोना और मोना 80 के दशक की जंजीर मूवी के दो इंपॉर्टेंट टर्म हैं। उस समय जहां मोना के बिना सिनेमा इंडस्ट्री सूनी थी, वहीं सोना और तस्करी के बिना मुंबई के अंडरवर्ल्ड का पूरा कारोबार चौपट था। या यूं कहें कि उन दिनों अपराध के मसीहा रहे हाजी मस्तान से लेकर करीम लाला, दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन समेत कई डॉन इसकी स्मगलिंग के कारोबार के बिना सड़क पर थे। आजादी के बाद मुंबई पोर्ट स्मगलिंग का बड़ा अड्डा हुआ करता था और मस्तान गैंग और पठान गैंग इसके बड़े कारोबारी। ये वो समय था जब ब्रिटिशर्स तो जा चुके थे, लेकिन इनकी लूट अपने पीछे छोड़ गई थी गरीबी और पिछड़ापन। हालांकि इस समय तक बड़ी औपनिवेशिक शक्तियों के अलावा भी दुनिया के कई देश इतने विकसित हो चुके थे कि वो 7 समंदर पार से भी व्यापार कर सके, और इन सभी व्यापारी देशों के लिए भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर था। भारत भी इस तरह की चालाकियों और देशों के शोषण को 200 सालों तक झेल चुका था। देश ने इस समय न केवल रिसोर्सेज का ड्रेनेज देखा था, बल्कि देसी कारोबार का पतन भी देखा था। ऐसे में घरेलू व्यापार को संरक्षण देने और अपने विदेशी रिजर्व को बचाने के लिए देश में आयात होने वाले कुछ खास सामानों पर हाई टैरिफ लगा दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि हाई टैरिफ की वजह से आयात कम होंगे, जिससे घरेलू व्यापार फलेगा फूलेगा और विदेशी मुद्रा भंडार भी बेवजह खर्च नहीं होगा। लेकिन इस हाई टैरिफ की वजह से एक नई समस्या ने जन्म लिया, और वो थी अवैध स्मगलिंग। शुरुआत में इसको रोकने का काम केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क प्रशासन को दे दिया गया था। बता दें कि इस संस्था को आजादी के पहले से ही अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था और इसका मुख्य काम ज्यादा से ज्यादा टैक्स की उगाही करना था। खैर, समस्या बढ़ती गई और केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क प्रशासन इस अवैध आयात को ठीक से रोक नहीं पा रहा था। ऐसे में जानकारी, रिसोर्सेज और संसाधनों के अभाव में समुद्री और जमीनी बॉर्डर इकोनॉमिक क्राइम सेंसिटिव जोन बन चुका था। इस तरह सीमा शुल्क और अपराध की समस्याओं से निपटने के लिए भारत में एक केंद्रीकृत एजेंसी की आवश्यकता महसूस की गई। इसलिए 1953 में सेंट्रल रेवेन्यू इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि CRIB नाम का एक न्यूक्लियस सेल गठित किया गया। CRIB के गठन के बाद पता चला कि अपराध की जड़ें काफी गहरी हो चुकी हैं। इसके लिए एक इंटेलिजेंस बेस्ड यूनिट चाहिए जो बेस्ट मेथड यूज करके क्राइम कंट्रोल कर सके। तो इसी क्रम में 4 दिसंबर 1957 को डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि DRI का गठन किया गया। ये भारत की सर्वोच्च तस्करी विरोधी एजेंसी है, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के मातहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के दिशा निर्देशन में काम करती है। DRI डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जॉइंट जनरल जैसे कई अधिकारियों से मिलकर बनी हुई है। इस एजेंसी का मुख्य काम ड्रग्स, सोना, हीरे, इलेक्ट्रॉनिक्स, विदेशी मुद्रा और नकली भारतीय मुद्रा, वन्य जीव और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील वस्तुओं के अवैध व्यापार और तस्करी की जांच करना और उन पर रोक लगाना है। ये न केवल देश में होने वाली इलीगल एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करती है, बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ी कॉमर्शियल धोखाधड़ी और सीमा शुल्क की चोरी पर भी पैनी नजर रखती है। DRI अंतर्राष्ट्रीय तस्करी विरोधी संगठन यानी कि एस्केप के अलावा इंटरपोल और CBI के साथ मिलकर भी काम करती है। अपराधियों की सीक्रेट निगरानी के अलावा ये एजेंसी खुफिया जानकारी भी इकट्ठा करती है। इसके अलावा खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए DRI अपने सीक्रेट इन्फॉर्मर को रिवॉर्ड भी देती है। हाल ही में DRI ने भारत में बैन की गई 24 करोड़ की कीमत वाली 1.2 करोड़ विदेशी सिगरेट जब्त की है और इसके आरोप में 5 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। चलते चलते इस तरह की तस्करी से देश को होने वाले नुकसान पर नजर डाल लेते हैं। दरअसल तस्करी से न केवल लीगल बिजनेस को नुकसान होता है, बल्कि सीमा शुल्क, कर और अन्य शुल्कों की चोरी से सरकार को राजस्व का भी नुकसान होता है। यही नहीं, कंज्यूमर्स को उचित मानक वाला सामान नहीं मिल पाता और हथियारों, ड्रग्स और जाली मुद्रा आदि की अवैध तस्करी से आपराधिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है, जो आतंकवाद को बढ़ाकर पब्लिक सेफ्टी को भी खतरा पैदा करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि DRI का चीफ इस समय कौन है। मैं निधि फिर मिलूंगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नमस्कार।